जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। और इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ आपको समझाते हुए चलेंगे। और चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो कराने वाले हैं, ये जितने भी नोट्स आपको बनाया गया है वो सारा का सारा आपका जो है वो एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, ये जितने भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो नोट्स हम आपको बताते हैं उसे अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप उसे रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप जरूर कॉपी में नोट करते हुए चलिए, तभी आपको ये समझ में आने वाली है। और चैप्टर 3 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको पहले नोट्स बताते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव कराते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां पर आपको टेस्ट वगैरह, लाइव क्लास के बारे में सब चीज इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। या टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो टेस्ट देना। सभी बच्चा चाहते हैं कि सर हम टेस्ट दे दें, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट दे दें, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगे, और चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मिल जाए ऑब्जेक्टिव का, वो भी फ्री में, तो वो भी हम आपको फ्री में दे देंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और सेल्फ स्टडी कुंदन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वही बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में। तो जो बच्चा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसके लिए आपको 200 रुपए फीस अभी रखा गया है, और आगे जाकर कितना रहेगा वही कोई ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे फोन पे करके या आप बात करके पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको नोट्स देने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको मन में एक सवाल होगा कि सर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जनसंख्या संगठन, तो जनसंख्या संगठन क्या होता है, जनसंख्या संगठन का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या संगठन से हम क्या क्या नॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो शब्द यहाँ पर देखिए, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या, जनसंख्या मतलब क्या होता है, इसमें एक आदमी नहीं होता है, दो आदमी नहीं होता है, इसमें लाख, करोड़, अरबों, इतना बहुत ज्यादा जनसंख्या होता है, इसी के आधार होता है। और जनसंख्या में कौन होता है, एक स्त्री भी होता है, पुरुष भी होता है, कहीं निवासित होता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई पढ़ाता है, कोई पढ़ता है, तो ये सब क्या है, जनसंख्या के अंदर ही आता है। तो इसी सब के बारे में आपको बात करेंगे। और जनसंख्या में जो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा है और एक व्यवसाय है, दोनों, और लिंगानुपात है। ये तीनों के तीनों चारों जो पॉइंट है, अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो सब्जेक्टिव में आप 5 नंबर उसे कोई नहीं रखेगा, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखते हैं कि जनसंख्या संगठन से आशय क्या है। उससे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा है कि जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या के उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे के पृथक किया जा सकता है, जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ये सब क्या चीज में आता है, जनसंख्या में आता है। आयु मतलब समझते हैं जो एज होता है वो, लिंग मतलब जो है लड़का है या लड़की, निवास स्थान आप समझते हैं कि जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं, जैसे हम अभी सीतामढ़ी में हैं और आप कहीं बिहार के कहीं से क्षेत्र से भी हो सकते हैं। व्यवसाय मतलब कि अभी हम क्या चीज कर रहे हैं, अभी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं जैसे, या कुछ कहिए, या हम अपना हो सकता है कोई काम कर रहे हैं, या ये भी पढ़ा रहे थे, क्या एक मेरा व्यवसाय एक लेस हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, और शिक्षा जो हम अगर कुछ पढ़ रहे होंगे तो ये मेरे लिए शिक्षा ग्रहण हो रहा है। जीवन प्रत्याशा मतलब कहीं कहीं जीवन बिता रहे, एक तरह से कह सकते हैं, ये हो गया। तो इतना आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या करा, ये पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर या 5 नंबर आने का संभावना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह सकता है कि लिंग संगठन के बारे में बताएं, लिंग संगठन किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखे। लिंग संगठन किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखे। तो यहाँ पर आप लिखेगा, किसी जनसंख्या के समूह में
महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या में मिलने वाली अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है, हम ये कह रहे हैं आप 100% इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है प्लस सब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। तो इसे हम आपको 100% कहेंगे कि इसे रट जाइए तो रट जाइए, ठीक है। बाकी आपका इच्छा क्या करता है नहीं करता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्षेत्र, क्या यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही रहता होगा? सोचिए, यहाँ पर सिर्फ पुरुष रहता है? नहीं सर, यहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं रह सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? महिला भी रह सकती है। कौन रह सकती है? ये दोनों है, क्या है? महिला और पुरुष दोनों है। और यहीं पे पता चल जाएगा कि जहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है या महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अगर पता किया जाए, जैसे मान लीजिए अगर 100 व्यक्ति है या 1000 व्यक्ति है, तो अगर 1000 पूरा एक घर में है, तो 600 पुरुष हो सकता है या 400 महिला हो सकता है, या 400 पुरुष हो सकता है और 600 महिला हो सकता है। इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यही कहा जा रहा है। तो यहीं पर कह रहा है कि किसी जनसंख्या के समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या में मिलने वाली अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है। तो लिंगानुपात सबसे पहले है, ऊपर में जो लिया गया है पुरुषों की संख्या लिया गया है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या लिया गया है, और डिवाइड बाई कितना से? 1000 से कर दिया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र है, क्या है? ये सूत्र है। जैसे 1000 पुरुष है और 500 महिला है, मतलब कि जैसे 1000 पुरुष पर कितनी महिला है या 1000 महिला पर कितना पुरुष है, इस तरह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, फिर से लिंगानुपात है। यहाँ पर आपने देखा पुरुष के बारे में देखा था, अब यहाँ पर जो है महिलाओं के बारे में है। तो महिलाओं की जनसंख्या बट्टे पुरुष की जनसंख्या। जैसे महिलाओं की जनसंख्या मान लीजिए 1500 है, राइट, 1500 है, और यहाँ पर जो पुरुषों की संख्या कितनी है? 1000 है। तो यहाँ पर जो है ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो जाएगा, तो कितनी जनसंख्या होगी? 1500 होगी, राइट। इस तरह से जोड़ा जाता है, राइट, समझ गए। चलिए, ये आपको सूत्र हमेशा के लिए आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा चाहे कैसे भी, ठीक है। यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देख रहे हैं ना, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव के लिए MVVI कह सकते हैं, MVVI से कम नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये शब्द जो बोला गया है क्या कह रहा है ये समझिए, वो समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर कह रहा है ये भारत है, भारत देश है, जहां पर 1000 पुरुष होगा तो ये कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं? तो 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 1100 भी हो सकता है। तो अब बताइए किसकी अच्छा होगा? अगर मान लीजिए 800 है तो मतलब कि महिला की स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, क्या यहाँ पर कह रहा है, कोई बड़ी शब्द यहाँ पर नहीं बोला गया, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये कि भारत ये देश है, ठीक है, ये भारत देश है जहां पर 1000 पुरुष है, तो इतने में महिला कितनी हो सकती है? जैसे शादी विवाह के देखिएगा तो वहां पर एक लड़का पर एक लड़की अभी है, कहीं कहीं भी होता है तो एक लड़का पर दो लड़की भी हो सकता है, राइट, हो सकता है एक या दो, ये हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं ज्यादा नॉर्मल में जो होता है, हाईएस्ट में जो होता है, एक ही रहता है, एक ही बीवी रहती है, किसी किसी के दो दो रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है, तो 1000 जो पुरुष है, तो इसमें कितने महिला को हम ले सकते हैं? अगर 1000 पे 1000 है तो भारत की स्थिति महिला और पुरुष में दोनों समान है, बराबर है। और वहीं पर कहा जाए 700 होगा या 800 होगा तो ये क्या होगा? स्थिति खराब है, किसकी? महिलाओं की। वहीं पर बात करें अगर 1100 अगर हो जा रहा है तो महिलाओं की स्थिति क्या है? सबसे अच्छा है, क्या है? सबसे अच्छा है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं, जो कि खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा एक तरह से कह सकते हैं। सिर्फ 10 कम है, क्या है? सॉरी सर, सिर्फ 10 कम है 1000 है, मतलब कि थोड़ा सा एकदम माइनस में कर सकते हैं, बाकी ये नॉर्मल है। ये पूरे दुनिया के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ भारत को नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ भारत को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। पूरे जितने भी देश है उन सभी में लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं कि लैटविया में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1187 स्त्रियां है, इसीलिए लैटविया उच्चतम लिंगानुपात है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी के कारण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले पूछेगा कि विश्व का लिंगानुपात कितना है, तो 990, ठीक है, याद रखिएगा।
और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो लेटविया का है। किसका है? सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो लेटविया का है। क्यों? क्योंकि 1000 पुरुष पर 1187। आप सोचिए कितना बड़ी बात है, 1187 मतलब 187 गो लड़की जो है ज्यादा है, राइट। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 668 स्त्रियां हैं, जो कि कह सकते हैं बहुत ही खराब स्थिति है महिलाओं की। जहां पर जैसे 1000 पुरुष है और 1000 महिला है तो दोनों का स्थिति बहुत ही अच्छा है। और मान लीजिए कहीं पर 1000 पुरुष है और 200 महिला है तो क्या होगा? वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है, उसमें समाज में नहीं अच्छा स्थिति मिलता होगा, नहीं गाँव में, नहीं कहीं। देखते हैं कि अभी के जो भारत में भी ऐसा होता है कि अगर 2-2 3-3 बेटी होने लगती है तो अब क्या है, अबॉर्शन कराने लगती है। ये सब प्रथा चलने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए ये आप देखते हैं आगे यहाँ पर जो बोला जा रहा है क्या कर रहा है कि चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देश में लिंगानुपात निम्न है। मतलब भारत भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमीरात बोला जा रहा है, अमेरिका मत समझिएगा, अमीरात अलग देश है और ये अलग है। यहाँ पर बोला जा रहा है चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब का जो है जनसंख्या क्या है? औसत है। जैसे मान लीजिए 1000 पुरुष है तो यहाँ पर 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 900। इस तरह से इसका क्या कहा जाता है? निम्न है एक तरह से, समझिए। महिलाओं का अनुपात अधिक होने का यही कारण है कि समाज में उनकी स्तर बेहतर है। जैसे लेटविया, लेटविया क्या है? 1187 उसकी जनसंख्या है महिलाओं के। मतलब कि जो लेटविया में है महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि पूरे विश्व में कितना लिंगानुपात है 1000 पर? तो 990। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे उच्च लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? लेटविया है। कौन सा है? लेटविया है, जहां पर कितनी स्त्रियां हैं? 1187 है। कितनी है? 1187। मतलब कि 1000 पुरुष पर 1187 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, जहां पर 468 स्त्रियां हैं, ठीक है। जैसे चीन, भारत, ये सब का ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा। और जहां पर उच्च लिंगानुपात पाया जाता है वहां का स्तर क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। समझ गए? आगे चलिए, आगे पॉइंटों को देखते हैं अच्छे तरह से। यहाँ पर कह रहा है कि आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, ये वाला भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि आयु संरचना किसी भी देश की आधारभूत विशेषता होती है। क्या होती है? ये जो देश एज होता है, एज जो होता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए हम आपको थोड़ा सा पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप दिएगा। जैसे मान लीजिए एक 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा है, या कह सकते हैं 0 से 10 वर्ष का जो बच्चा है, वो जन्म लिया है और वो क्या करेगा? अभी थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ वृद्धि कर सकता है। लेकिन यही 15 से 20 साल का जो होगा, या 25 साल का जो लड़का होगा, या 30 साल का भी ले लीजिए, क्या होगा? ये देश को उन्नति करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा सहयोग करेगा, राइट। इसी के बारे में भी आगे हम आपको समझाएंगे। वैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या को मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई जो एज होता है वो छोटा होता है, एक बड़ा एक मीडियम होता है और उससे बड़ा होता है, और एक लास्ट समाप्त वाला होता है जो कि बूढ़ा वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करा है कि जो 0 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चा होते हैं, 0 से जो जन्म लिए, आज ही जन्म से 0 वर्ष ही का एक दिन का लाएगा यार, ये तो 0 वर्ष में निकाल सकते हैं। तो जो 0 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं? बाल आयु वर्ग होते हैं, जो कि विकास देश को ज्यादा नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? देश को विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही जो प्रौढ़ आयु वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? प्रौढ़, ये होम साइंस वाले याद कर लो बढ़िया से, होम साइंस वाले के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रौढ़ आयु वर्ग जो है 15 से 59 वर्ष के जो होते हैं, वो क्या होते हैं? किसी भी देश को विकास करने के लिए सबसे ज्यादा यही होते हैं, यही एज के व्यक्ति होते हैं, राइट। और वहीं पर बात करें थोड़ा सा देश को डाउन करने में, जो है सबसे बड़ा योगदान जो होता है वृद्धा आयु वर्ग, जो कि कह सकते हैं 60-70 चला जाता है, और उस व्यक्ति को खाना देना, खाना पिलाना, अच्छे से अच्छे देखभाल करना
तो उसमें पैसा जाता है, क्या होता है, पैसा जाता है। लेकिन ये कर्तव्य है करना, बहुत है, बाहर देशों में नहीं होता है। लेकिन भारत एक कल्चरल देश है, मतलब कि कल्चर के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत। यहाँ पर क्या होते हैं, माँ-बाप को बहुत ही अच्छे से सेवा भी किया जाता है, बहुत घरों में, ठीक है? और किया भी जाना चाहिए। तो ये जो होते हैं देश के विकास के लिए थोड़ा रुकावट होती है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध होती है, वो 15 से 59। तो आपको कभी ना कभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है कि किस आयु वर्ग को देश की प्रगति के लिए जाना जाता है, या किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछेगा, तो आप बताइएगा 15 से 59 वर्ष, ठीक है? याद रखिएगा। आगे चलिए प्रश्न को देखते हैं कि आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड है, एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है? तो यहाँ पर ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आगे आपको आ सकता है खास, ठीक है? जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। विस्तारित होती जनसंख्या क्या होती है? विस्तारित होती जनसंख्या, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फैलती हुई जनसंख्या को कह सकते हैं, ठीक है? हिंदी में अगर थोड़ा सा ठेठी भाषा में बात करें तो। यहाँ पर कह रहा है यह नाइजीरिया क्या आयु लिंग पिरामिड है? क्या है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है? एक नाइजीरिया, क्या है? नाइजीरिया देश है, उसका क्या है? आयु लिंग पिरामिड है, जो कि त्रिभुजाकार पिरामिड का है। त्रिभुजाकार समझते हैं? इस तरह का होता है, ये त्रिभुज है, इस आकार का है। उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यह बांग्लादेश और मेक्सिको में भी ऐसा ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है कि नाइजीरिया, ये देख रहे हैं नाइजीरिया, नाइजीरिया में किस प्रकार का पिरामिड है? तो आप क्या बताइएगा? त्रिभुजाकार। किस प्रकार का? तो त्रिभुजाकार। वहां पर उच्च जन्म दर है, मतलब कि वहां पर जो जन्म देने वाले बच्चे की जो संख्या है, और जो बच्चे जन्म ज्यादा लेते हैं वो ज्यादा है, ठीक है? मतलब माँ जो जन्म देती है वो सबसे ज्यादा है। और मृत्यु जो है क्या है? मृत्यु ही बहुत ही कम है। जब आपको ये समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये मैक्सिको में भी है और बांग्लादेश दोनों में है, नाइजीरिया ही जैसा। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, राइट? हम कुछ बड़ा ही ले लिए हैं। ये क्या है? एज है। क्या है प्यारे? एज है। क्या है? एज है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, ये 85 साल का हो गया, ये 80 साल का हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 0 से लेके जो 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इसकी जनसंख्या देखिए कितनी है, बहुत ज्यादा है ना। और यहाँ पर भी देखिए इस मतलब कि लड़का हो गया, इधर ले लीजिए, सॉरी इधर लड़की ले लीजिए और इधर लड़का ले लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो बच्चा छोटा छोटा बच्चा जन्म लेता है उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी जन्म लेता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं पर बात करें 15 से लेके जो 19 साल का होता है, सेम टू सेम दोनों बराबर है, कह सकते हैं। वहीं पर जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। क्या है? मृत्यु दर बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपको उम्मीद दिलाते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। आपको उम्मीद है कि मुझे समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज, हम आपसे तो कुछ नहीं कहते हैं, देखिए हम चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना बंद कर दिए हैं, बट हम आपको लाइक हर बार बोलते हैं कि लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लाइक करने से मुझे एनर्जी मिलती है, राइट? तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पर जो है नाइजीरिया में क्या होता है, बच्चे की जनसंख्या ज्यादा है और ये जो जवानों की जनसंख्या भी नॉर्मल ही है। मृत्यु दर यहाँ पर बहुत ही कम है। कह सकते हैं कि बच्चे में जो बच्चा जन्म लेता होगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती होगी, या तो कुछ साल बाद या 10 साल बाद 15 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो समझ सकते हैं कि जो एज होती है 80-85 साल तक बहुत ही कम व्यक्ति जा पाते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है स्थिर जनसंख्या, क्या है? स्थिर जनसंख्या, यह ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है। क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार है के जैसा है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अगर आप कभी कभी पूछ ले कि जन्म दर और मृत्यु दर किस देश का समान है, जन्म दर और मृत्यु दर किस देश का समान है, तो आप किसका बताइएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का। फटाफट बोले कमेंट करके, एक बार आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर किस देश का बराबर है, तो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? और इसका जो पिरामिड है वो किस आकार का है? घंटी का आकार है। कैसा होता है ये देख लीजिए। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर पुरुष हो गया, यहाँ पर स्त्री हो गया। अब यहाँ पर जो आपका जनसंख्या जो देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जनसंख्या भी कमी है, इसमें भी जन्म भी देख जैसे मान सकते हैं 50% है और जन्म भी 50% है, राइट? अब यहाँ पर देखिए मृत्यु है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए 55-60 तक जाते जाते मृत्यु हो जाता होगा, 70 साल तक मृत्यु हो जाता होगा। या यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं?
यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर दंड अगर हम मतलब कि लकीर अगर हम बढ़िया से खींचे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम यहाँ से के लिए खींचे तो देखिए बराबर आ जाता है, क्या है, बराबर आ जाता है। मतलब कि यहाँ से जो जनसंख्या जो आकार है वो मृत्यु और जन्म दर, मान लीजिए यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर क्या है, मृत्यु दर है, क्या है, मृत्यु दर। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पॉइंट बहुत जरूरी होता है, ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी होता है। ये मान लीजिए मृत्यु दर है, क्या है, मृत्यु दर है, और ये जन्म दर है। तो यहाँ पर जो जन्म होता है 50 गो, तो यहाँ पर मृत्यु भी 50 गो होता है, और ये देश का विकास के लिए है। यहाँ पर भी जन्म 50% होता है, तो यहाँ पर भी मृत्यु 50% होता है। और ये जो एज जो देख रहे हैं ये क्या है, देश के विकास के लिए है। तो समझ में आ गया होगा ये भी। आगे आप चलते हैं, हासमान जनसंख्या, यह जापान का पिरामिड संकीर्ण आधार पर और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर, निम्न निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। यह वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, मतलब शून्य और ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए जन्म दर के जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जीरो से देखिए बहुत कम है, कितना है देखिए, और यहाँ पर जो है विकास के लिए बहुत ज्यादा उत्तरित है, राइट। तो इससे समझ सकते हैं, ज्यादा खास करके किसके लिए है, कि जापान के लिए। आपको पता होगा कि जापान अपने आप में फेमस है, जहां पर अभी जापान में हम सब अभी 5G में चले हैं, तो यहाँ पर 7G यूज हो रहा है, समथिंग 7G या 6G यहाँ पर जापान में यूज हो रहा है। जो कि सोच सकते हैं वहां पर दो दो मिसाइल गिराया गया है, बम, जो पता है ना, परमाणु बम गिराया गया है। एक को नागासाकी, वो हिरोशिमा के दोनों परमाणु बम गिरा दिया था। आप सोच सकते हैं जहां पर परमाणु बम गिराने के बाद उस देश की कितनी स्थिति खराब हो जाती है, फिर भी जापान जो है अपनी गति के साथ वृद्धि किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ग्रामीण नगरीय संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन कहा जा रहा है। तो ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का विभाजन निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के निम्नलिखित अंतर है, जैसे देखिए, अब आप गौर किए होंगे, बढ़िया से सोचिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना सुख है कि इतना नगरीय क्षेत्र में सुख है। तो बोलिएगा सर सुख तो दोनों जगह है, लेकिन डिफरेंस सुख है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पैसा नहीं है, क्या है, पैसा नहीं है। 5,000 भी है तो हम काम चला लेंगे, या 3,000 भी है तो हम काम चला लेंगे, लेकिन नगरीय क्षेत्र में सोचिए कि हम 3,000 में काम चला लें, तो ये सर नहीं हो पाएगा। क्या है कि आपको जो है दूध या चाय या पीने वाला आदत रखिएगा तो आप कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट इनकम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में कुछ निम्नलिखित अंतर है। तो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संकलन रहते हैं, या संकलन लिख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र समझते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन, सॉरी, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, आखेट हो गया, ये सब कृषि वगैरह करना, ये सब किस में आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालने वाला, वह आखेट मतलब शिकार वगैरह करना आदि। लेकिन नगरीय क्षेत्र के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक, मतलब वो प्राथमिक क्रिया में संकलन नहीं रहते हैं। जैसे उद्योग हो गया, व्यापार, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, सेवा हो गया आदि, बैंकिंग, ये सब में क्या होते हैं, संकलन होते हैं। कौन, तो नगरीय क्षेत्र के लोग। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको बताते हैं, हम सीतामढ़ी से, ठीक है, अभी सीतामढ़ी से हैं और यहाँ पर पटना चले जाते हैं। ठीक है, पटना में क्या है, ये उद्योग होगा, परिवहन होगा, व्यापार होगा, सेवा होगा, सब चीज मिलेगा। लेकिन अगर हम वहां पर सोच ले कि पटना में हम कृषि कर लेंगे बढ़िया से, तो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नगरीय क्षेत्र है, ज्यादा वहां पर कृषि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन करने वाला करता है, करने वाला जिसके पास खेती वगैरह है वो कर सकता है, प्राथमिक क्रिया में भी संकलन रह सकता है, लेकिन बहुत न के बराबर। और वही गाँव के जो एरिया होता है वहां पर हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट करा कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के जीवन, आजीविका तथा सामाजिकताओं में पर्याप्त अंतर है। यहाँ पर देखिए जीवन जीने का तरीका अलग रहता है। शहर में जो होता है एक दूसरे से कोई बोला टाला नहीं रहता, लेकिन गांव में देखिए 5-6 लेडीज मिलकर एकदम राम रमवल चल रहा है, राइट। आजीविका हो गया, सामाजिक में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सामाजिक मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं शहर में जो सामाजिकता होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, और यहाँ पर डिपेंड होता है, एक मुखिया होता है, ग्राम पंचायती समिति होता है, इस सबको लिया जाता है, राइट। ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की जनसंख्या की तुलना में छोटा होता है। ये जो ग्रामीण जनसंख्या देख रहे हैं वहां पर अगर मान लीजिए 500 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 700 होगा, या 800, इतना जनसंख्या रहता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्च मिलता है, नगरीय जनसंख्या का जो होता है उच्च मिलता है, या कह सकते हैं साक्षरता, क्या हो सकता है, साक्षरता क्या होता है, उच्च मिलता है, तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न मिलता है। किसके मामले में,
साक्षरता के मामले में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसके बारे में, ठीक है। साक्षरता उसे कहते हैं जिसमें लिखने पढ़ने की शून्यतम कला स्तर हो, उसे हम साक्षरता कहते हैं। साक्षरता किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधा, सरकार की नीतियां से पता चलता है। मतलब आप साक्षरता को सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर सकते हैं कि रहन सहन किस तरह से आप मतलब किस तरह से रहते हैं, वहां पर महिलाओं की स्थिति किस तरह से है, वहां पर आप पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं, सरकार की नीति किस तरह से है, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति पे, ठीक है। चलिए, अब हमको लगता है ये लास्ट प्रश्न है, मतलब लास्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं, पॉइंट है। व्यवसायिक संरचना मतलब कि जो आप काम वगैरह करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 से 59 वर्ष के आयु में कार्य क्षमता सर्वाधिक रहती है, मतलब कि जो कर सकते हैं 15 से 59, जैसे हम सब क्या हो गए, प्रगतिशील है, देश के कुछ ना कुछ काम करेंगे, और ये मेरा भी लक्ष्य है कि कुछ ना कुछ हम देश के लिए जरूर करेंगे, और कर भी रहे हैं, अभी अभी भी कर ही रहे हैं। आप सबको पर हर एक तरीका से देश को उन्नति की तरफ हम तो भेज ही रहे हैं, राइट। तो ये 15 से लेकर 59 वर्ष का जो कार्य होता है वो बहुत ही ज्यादा उसके पास क्षमता होता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। किसी भी देश की विकास कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है। यह कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप पर निर्भर होती है। तो ये जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप जो दिख रहे हैं, ये सब आपको आगे पढ़ना है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, ये सब हरे पढ़ना है। द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण या उद्योग, जैसे आटा से सॉरी गेहूं से आटा निर्माण करना, ये क्या आता है, विनिर्माण में आ गया। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, परिवहन, संचार सेवाएं, ये सब आ गया। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान, औपचारिक विकास, ये सब सारे के सारे आपको आगे हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये जो खासकर ऑब्जेक्टिव जो है 300 MVBA आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, 100 से 150 आपको MVBA सब्जेक्टिव देंगे, प्रीवियस ये मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, और ये सब सारा चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके लिए पास बहुत ही ज्यादा ऑफर है, 200 रुपया में ही पूरा चीज मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको अभी टेस्ट देना है तो आप कैसे टेस्ट दे सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना प्यारे, गूगल पे आ जाना है। गूगल हर एक बच्चे को पता है। अगर आप कहिएगा कि सर मुझे गूगल नहीं पता है, तो सबसे बड़ा अच्छी बात नहीं होगा, ठीक है। तो गूगल पे आना है और आपको यहाँ पर आके सर्च करना है सेल्फ स्टडी, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई दे रहा है, इसको आपको सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक आ रहा होगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो ऑनलाइन देखिए यहाँ पर क्लास 10th, क्लास 12th, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम देंगे सबसे पहले। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या है, ये होम साइंस का भी चैप्टर 1 डाल दिए हैं, यहाँ पर हिस्ट्री चैप्टर 2 तक डाला गया है, यहाँ पर जो देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है बातचीत चैप्टर 1 डाला गया है, ज्योग्राफी का डाला गया है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस का डाला गया है। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आपको डाल देंगे और चैप्टर वाइज डाल देंगे। और मान लीजिए अभी आज ने क्या पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, और अभी आपको ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पे यहाँ ज्योग्राफी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी पे क्लिक किया, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ना है सर, जिसका नाम क्या है, जनसंख्या संगठन है। तो हम उस पर क्लिक किए, तो उस पर क्लिक करने के बाद हम जस्ट नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ डिटेल आपको भर दिया गया है, इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित किस देश में लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, अभी आपको जस्ट पढ़ाए थे कि लैटविया, क्या है लैटविया, और इसे आप आंसर को छुपा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आंसर को आप छुपा के भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। स्पेशली आपको हम बोलते हैं कि आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा खास रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और आपको समझ में आया होगा। तो एक बार लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।